So you can see here, these laws are mentioned here in the syllabus. यहाँ पर लिखा है environmental introduction to environmental laws in India. In Unit 2 you will find forest, wildlife and biodiversity related laws. अभी जितना लॉज हम आपको बताए उसमें देखिए कुछ लॉज इसमें आपको पढ़ने हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट, ये सब पहले के हैं, आजादी के पहले के, 1927 अंग्रेजों द्वारा बनाए कानून। ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो भी आपको लिखवा है, सबसे पहला कानून 1972 वाला, दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? ये फिगर दिख रहा है? तो मैं नहीं तो बड़ा जी सर दिख रहा है। यस सर। दिखा देता हूं। ये सिलेबस है आपका, इसमें देखिए आप, इन सारे यूनिट्स में ये अलग अलग तरह के लॉज हैं। अभी जो हम 9-10 तरह का लॉ दिखाए उसमें से एक लॉ ये वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये सारे लॉ जो है वो आते हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। ओके, ये पॉल्यूशन से रिलेटेड लॉज नहीं है। ओके, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 नया आया। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, और फिर ये लॉ WPA, अभी जितना लिखा है उसमें WPA 1972 आपको बताया, ही लिखवाए थे, उसमें था इस लिस्ट में। FCA फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 नहीं था, राइट फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 उस लिस्ट में नहीं था। ये भी इंपॉर्टेंट लॉज, मतलब मैंने इंपॉर्टेंट लॉज आपको बताए थे, ये भी है उसके अलावा। ये देखिए नेक्स्ट थर्ड यूनिट में आपको है कौन कौन से लॉ आप देखेंगे यहाँ। वाटर एक्ट 1974, ये आपको 1974-72 के बाद आया था वाटर एक्ट, और एयर एक्ट आया था कब, 1981 में। इसके बाद वाटर सेस एक्ट लगाया गया। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लिस्ट में था। ये लॉज जो हैं वो वाटर से रिलेटेड लॉज हैं। और एयर से रिलेटेड लॉज जो है एयर एक्ट 1981, और ये सेम लॉ प्रोटेक्शन एक्ट 19 and environmental protection act 1986 here also it connects with air laws। ये है। फिर लास्ट में था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये 2010 में बना NGT, इसके बारे में भी आपको बताएंगे हम। तो कहने का मतलब हुआ कितने तरह के लॉस हो गए, अभी यहाँ पर फिर से लिस्ट बना देते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे 1 by 1, आप देख लीजिए। आजादी से पहले का आपका इंडियन फॉरेस्ट 1927, फिर आया और भी लॉज हैं जो इंपॉर्टेंट है उनका जिक्र कर रहे हैं। आजादी के और स्टॉकहोम कौन कौन है भैया, स्टॉकहोम के बाद महरीन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद 1972 में आया WLPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक, 1972 के बाद आया वाटर एक्ट 74 में, वाटर एक्ट। फिर एयर एक्ट 1981 में। ठीक, फिर इसमें देखिए आपको जो बताए हम
1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 में यहाँ लिखा हुआ है। फिर आपके 1986 के बाद आपका 1986 के बाद एक आ जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसमें लगा है नहीं लगा है ना, यहाँ पर FCA जोड़ लो। 1980 में काम करते हैं, इसको फिर से लिख देता हूँ। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फिर वाटर एक्ट 1974, फिर एयर एक्ट 1981। इसके पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लिख लो, तो वो पहले आ गया था आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फिर एयर एक्ट 1981, फिर आया आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कितना हो गया? कोई छूट रहा है? 6 हो गया। ये हो गया आपका। जी सर। अभी बहुत सारे, तो इसमें आप इस लिस्ट में से देखिए, फिर आप खुद उठा ले सकते हो। 1986 के बाद कौन सा लॉ है? इसमें है कोई? EPA हो ही गया 1986, एयर पोल्यूशन एक्ट 81, 86 एयर पोल्यूशन एक्ट 1986 सर हो गया। हो गया। एक 1977 में वाटर सेस एक्ट 1977। यस सर। वाटर चलो यहाँ पर वाटर एक्ट के बाद वाटर एक्ट वाटर सेस एक्ट 1977। इसके बाद आपके हो गए आपके एयर एक्ट हो ही गया, EPA 1986, फिर आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 80 लिख ही दिए। फिर 86 के बाद आप लिख लो एक पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ये आया 1991, समझे? उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये वाला। ओके, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया?
2002 में। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आए, जिसमें वनवासियों को जंगल में अधिकार मिला। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में। ठीक, अब कौन सा रह गया? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बाद एक 2010 में तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आया। ओके, और आपके कोस्टल रेगुलेशन एक्ट आए थे 2011 में, और इससे पहले एक एक्ट आया था हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट जो है 2000 में आया था शायद, हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ घुसा लोगे उसको 2000 हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2000। उसके बाद यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 में, और फिर कोस्टल रेगुलेशन कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 में। कोई छूट रहा है इसमें? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया ही, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया ही, वाटर सेक्स एक्ट इंक्लूडेड, एयर पोल्यूशन सर ईपीए इंक्लूड हो गया। अब देखिए हो गया। अब देखिए जी इसमें सर। कुछ लॉज जो है यूनिट 2 में पढ़ने हैं, कुछ लॉज यूनिट 3 में पढ़ने हैं आपको, कुछ यूनिट 5 में। कौन सा लॉज है उनको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं इसमें से, लिस्ट में से, तब आपको समझने में आसानी होगी। जैसे IFA है, वो कहाँ पढ़ रहे हैं हम? यूनिट IFA 1927 वाला, ये फर्स्ट आजादी के पहले का कानून। ये हम पढ़ेंगे लॉज रिलेटेड विद फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी लॉज के अंदर, लॉज रिलेटेड विद फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी के अंदर। उसी तरह WPA WLPA 1972, ये भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे यूनिट 2 में। WLPA 1972, FCA 1980, FCA 1980, ये भी हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, दिस ऑल्सो वी विल स्टडी इन यूनिट 2। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, तीन पांच लॉ हो गया, 3 4 5 यूनिट 2 में। फिर एयर एंड वाटर लॉज यूनिट 3 में। इसमें देखिए कौन कौन से लॉज पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पढ़ेंगे आपका वाटर एक्ट, यही वाला, और वाटर सेस एक्ट, ये दोनों लॉ। 1974 का वाटर लॉ और 1977 का वाटर सेस एक्ट 1 एंड दिस वन इज 2, ये दोनों पढ़ेंगे यूनिट 3 में। फिर EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 3 में। एयर एक्ट, this also we will study in unit 3 of your syllabus। वाटर एक्ट हो गया, 1986 वाला EPA हो गया।
फिर एयर एक्ट 1981 हो ही गया, इंक्लूड कर दिए। फिर ईपीए 1986, दैट आल्सो इज इंक्लूडेड। एयर वाटर लॉस हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसमें कोई लॉ नहीं है पढ़ना, इसमें कैसे, हाँ मरीन लॉज है, मरीन लॉज ऑफ इंडिया, कोस्टल जोन रेगुलेशन, हाँ ये कैसे छूट गया। तो आप देखिए यूनिट 4 में आपका कोस्टल जोनल रेगुलेशन जोन, ये वाला लॉ आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। मरीन लॉज, कोस्टल जोन रेगुलेशन एंड वेटलैंड कंजर्वेशन। इसमें एक वेटलैंड कंजर्वेशन का भी लॉ यहाँ लिस्ट में नहीं लिखे हैं, वो उस समय पढ़ा देंगे। जो बड़ा बड़ा लॉ है एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो सब हम जिक्र कर रहे हैं। फिर इन यूनिट 5 आप क्या पढ़ोगे? यूनिट 5 में एक है आपका एनजीटी, ये वाला लॉ, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल नोटिफिकेशन जो हुआ, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, ये 5वां यूनिट में है। रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जुडिशियल रेमेडीज एंड द रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, रोल ऑफ जुडिशरी इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड द इंडियन जुडिशरी, इसमें पढ़ना है। अब बाहर कौन से रह गए लॉ? बाहर कौन सा लॉ रह गया जो इस लिस्ट में नहीं हम लिए, जो आ नहीं पाया? ये हमारे तीनों यूनिट में एक पब्लिक इंश्योरेंस लायबिलिटी एक्ट, यस सर, पब्लिक इंश्योरेंस लायबिलिटी एक्ट। इंश्योरेंस लायबिलिटी एक्ट, और ये क्या था? हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, हजार्डस, दूसरा वाला हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2000 पढ़ लेंगे सब, ये सब भी हम लोग। जी सर। एनवायरमेंट, तो ये हो गया आपका खाका, दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया। ये इतने तरह के बड़े बड़े लॉज हैं जो कि इंडिया में है। अब इनका हम डिस्कशन करेंगे, क्या है इनको एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? जी सर। ये पब्लिक लायबिलिटी एक्ट जो है सर, ये इसको 1 में रखें क्या? पब्लिक लायबिलिटी एक्ट जो है ना, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। ये 1991 वाला। तो इसको अलग से पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। मिटा दे स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। रुक जाइए सर, मिटा दीजिए सर, हो गया। सबसे पहले हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, यूनिट 5 के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट। इंट्रोडक्शन देना है तो थोड़ा थोड़ा बता देंगे, और जब इस यूनिट में घुसेंगे तो सब जो जो लॉ मेंशन्ड है वो सबको डिटेल में बताएंगे, उसके प्रोविजंस क्या क्या है एंड अदर थिंग्स। तो एक एक पैराग्राफ में आप समझ लीजिए इन सारे लॉज के बारे में। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में इनेक्ट हुआ था, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड, इट वाज इनेक्टेड, ऐसे लिखते जाओगे, हम बताते जा रहे हैं, इट वाज इनेक्टेड इन 2010 and the objective was to provide for establishment of a national green tribunal. Objective was to establish
establishment of National Green Tribunal NGT for the effective and expeditious जल्दी से त्वरित निपटारा हो, इफेक्टिव हो, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ cases relating to environment protection, protection, ठीक, and conservation of environment protection, साथ ही साथ and conservation of forest and other natural resources including फिर से पढ़ो तो objective was to establishment of National Green Tribunal NGT for the effective and expeditious disposal of cases relating to environment protection and conservation of forests and other natural resources, including enforcement of any legal right relating to, सब थोड़ा टफ लाइन होगा लेकिन समझा देंगे अभी, लीगल राइट relating to environment and giving relief and compensation for damages to persons, ठीक है, डैमेज जिस पार्टी को डैमेज होगा उसको पे करेगा, बस फुल स्टॉप, इसको समझिए। ताकि इन एनवायरमेंटल कानूनों के उल्लंघन से रिलेटेड या इनके बेजा इस्तेमाल से रिलेटेड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के किसी कंप्लेन को लेकर कोई कंपनी या बिजनेस हाउस इन कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, तो उन सारे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए, क्योंकि देर से अगर निपटारा होगा तो तब तक फिर एनवायरमेंट का लॉस होगा, डिग्रेडेशन होगा, त्वरित निपटाने के लिए और इफेक्टिव हो, किसी के ऊपर झूठी कार्रवाई भी ना हो जाए ताकि कोई बिजनेस चौपट हो जाए तो फिर बहुत लॉस होगा उससे। साथ ही साथ बिजनेस हाउस जो है या कोई फैक्ट्री जो है वो इन कानूनों का उल्लंघन भी नहीं करे, इसका भी ध्यान दे रखना है, इन कानूनों को उल्लंघन होने से बचाना है। लेकिन इन कानूनों का कोई दूसरा इसको किसी को परेशान करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करे, तो उनके एक्सपीडिशियस डिस्पोजल के लिए ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सारे रिलेटेड एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस
ठीक है, तो इन सब को इंक्लूड किया गया एक लीगल रिलेटिंग फ्रेमवर्क में। लीगल राइट, conservation of forest and other natural resources, including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damage to the party. किसी ने अगर जंगल का नुकसान किया है तो उससे कंपनसेशन वसूला जाएगा सरकार, अगर नहीं देगा जुर्माना साथ में जेल भी होगी। तो ये सारे इसमें प्रावधान है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसमें 2010 पर साइन किया था। उसके बाद ये लॉ आ गया। तो क्या समझे आप इससे? इस ट्राइब्यूनल की स्थापना इस उद्देश्य के साथ हुई थी कि ये सारे मामले जो एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड हैं, इनके उल्लंघन के मामले या ये सारे मामले, इनका त्वरित और इफेक्टिव वे में निपटारा हो जाए और पार्टी को रिलीफ और कंपनसेशन प्राप्त हो। ओके, इतना समझ ग्रीन ट्राइब्यूनल जी है। सर। डिफिनेशन लिख लो। सर कितनी देर और क्लास चलेगा सर? बस खत्म कर देते हैं। ओके सर। तो ऐसा करते हैं, आज हो भी गया, 5 बज गया ना। जी सर 5 बज गया है, इसलिए पूछ रहे। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट संडे। सर सर एक बात पूछना था आपसे। सर आप अचानक से क्लास ले लेते हैं, मतलब कुछ शेड्यूल बता देते तो सर ज्यादा बेहतर होता। तो शेड्यूल बताएंगे तो ठीक है, शेड्यूल निश्चित कर लो। मतलब सर जैसे होता है ना कि 5 बजे से क्लास लेना है तो 5 बजे से हम लोग रेडी एकदम रहेंगे कि 5 बजे से क्लास होगा। तो मैं बस यही दिन भर कहना में सर। 10 क्लास लेता हूँ, समझे? मुझे मत जी बता। सर। अगर आप लोगों को क्लास करना है तो आप मुझे आपके अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं होना है, आप लोगों को एडजस्ट होना है मेरे अकॉर्डिंग। अगर adjust जी जी तैयार बिल्कुल हो सर। क्लास करो, और नहीं तो फिक्स टाइम चाहिए तो फिक्स टाइम कर लो, और उस फिक्स टाइम पर मैं फ्री नहीं रहूंगा, क्लास सस्पेंड हो जाएगी। फिक्स टाइम कर लो। नहीं तब फिर रहने दीजिए सर, जब आप फ्री है तब जब अच्छे से क्लास हो यही बेहतर है। क्लास लेता हूँ, अगर तुम लोग को फिक्स टाइम चाहिए तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। नहीं आप। संडे होने के बावजूद आज छुट्टी, वैसे कॉलेज से छुट्टी पर हूँ, ऊपर से संडे है, फिर भी मैं सुबह 5 बजे से क्लास ले रहा हूँ। ये जी सर जी सर। ये 9th लेक्चर चल रहा है अभी। ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू।